नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 लेवल 2 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी संस्कृत विषय के आंसर की के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। संपूर्ण 30 क्वेश्चनों के आंसर हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि 30 क्वेश्चन कौन से थे, उनके आंसर क्या रहेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर 30 में से कितना बैठ रहा है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और एकदम सटीक आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, यदि आपने अपने रीट संस्कृत क्रैश कोर्स के वीडियोज़ देखे हैं तो आपको कोई समस्या इस पेपर में नहीं आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो दिए थे और वीडियो से सारे प्रश्न जो हैं वो आपको मिल गए हैं। 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो अलग आते ही हैं, हर क्लासेस से बाहर आते ही हैं वो। और कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न थे, क्योंकि शिक्षण विधि आपने नहीं पढ़ाई थी, तो उनको छोड़ करके व्याकरण के सारे प्रश्न जो हैं वो अपने क्रैश कोर्स में से ही थे। चलिए करते हैं एक एक प्रश्नों पर बात। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है विशाल वृक्ष में समास कौन सा है। तो विशाल वृक्ष, ये प्रश्न आया था कि विशाल वृक्ष में समास कौन सा है। तो यहाँ देखिए विशेषण विशेष्य का भाव है। वृक्ष जो है इसकी विशेषता है कि वो विशाल है, तो जहाँ विशेषण और विशेष्य का भाव हो वो समास कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास होगा मित्रों, बिना कोई डाउट के आप इसमें कर्मधारय जिसने भी किया है उस साथी का ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है समभूतम में प्रत्यय पूछा गया है। समभूतम में मित्रों इक्तय प्रत्यय है। इक्तय जिसे आप कत भी बोलते हो, इक्तय प्रत्यय होगा, ध्यान रखना इसका। समभूतम में इक्तय प्रत्यय होगा। एक श्लोक आया था और श्लोक को मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया है क्योंकि बड़ा हो जाता थोड़ा सा। तो श्लोक में छंद 14 वर्ण थे प्रत्येक पाद में, और मैंने आपको छंद वाला वीडियो भी दिया था और उसमें बताया था यदि 14 वर्ण प्रत्येक पाद में हो तो वहाँ वसंत तिलका छंद होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। उसी श्लोक में अलंकार पूछा गया था, उसमें रूपक अलंकार है। तो जिसने भी साथी ने ये आंसर किए हैं उनका बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आया था स्थलियम में संधि कौन सी है। तो स्थलियम में संधि यहाँ पर पूछी गई थी। तो देखिएगा साथियों, स्थलियम में संधि कौन सी है। तो इसमें संधि का नाम पूछा है या, तो देखिए इसमें संधि का नाम पूछा था शायद। तो स्थली प्लस इयम, स्थली प्लस इयम, ई और ई दीर्घ ई हो गई है, तो ये दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, जिसने भी ये आंसर किया वो बिल्कुल राइट होगा। सवर्ण दीर्घ संधि है इसमें। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है, यानी शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 दोनों में प्रश्न पूछा गया था। ई का उच्चारण स्थान, तो ई का उच्चारण स्थान मित्रों में बता चुका हूँ, इच्छु ऐसा नाम तालु। तो अपन ने वीडियो में भी बताया था कि ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है पद्य शिक्षण की किस विधि में व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। तो मित्रों, पद्य शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 विधियां होती हैं, एक होती है दंडान्वय विधि और एक होती है खंडान्वय विधि। ठीक है, तो खंडान्वय विधि जो है इसमें साहित्यिक प्रश्न होते हैं, लेकिन जो दंड जो है दंडान्वय विधि, इसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा दंडान्वय विधि। तो जिसने भी दंडान्वय विधि किया है वो बिल्कुल सही है। 88 की संस्कृत बनानी थी। तो देखिए मैंने संख्या ज्ञान वाला वीडियो भी दिया था, तो उसमें आपको सिखाया था कि किस प्रकार से संस्कृत बनाते हैं। तो यहाँ 88 को सबसे पहले 8 को लिखेंगे अष्ट, और 80 से अशीति, तो अष्टाशीति, अष्टाशीति ये होगा अष्टाशीति। इस प्रकार से 88 की संस्कृत होगी। एक 46 की संस्कृत पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 को बोलते हैं सठ और फिर 40 को चत्वारिंशत, लेकिन ऑप्शन में षड चत्वारिंशत भी था, षड चत्वारिंशत भी था। तो इसमें से राइट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा मित्रों, टा जो है, टा के बाद में च आ गया। तो चरत्व संधि मैंने आपको बताई थी संधि में कि यदि 1 2 3 4 के बाद में 1 2 सा हो तो चरत्व संधि का नियम काम करता है। तो यहाँ पर टा ही रहेगा, डा नहीं रहेगा। तो सट
सही रहेगा षट चत्वारिंशत्, ये राइट आंसर होगा, षड नहीं आएगा, षट चत्वारिंशत्, इस प्रकार से इसकी संस्कृत होगी। अगला प्रश्न है तम बालकम पुस्तकम देहि, इसको शुद्ध करिए। तम बालकम पुस्तकम देहि, देखिए देना, और देना में हमेशा जिसको भी जो है दान दिया जाता है, जिसको प्रसन्न किया जाता है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आता है, न कि द्वितीया। यहाँ पर तम बालकम में यहाँ द्वितीया दी हुई है, तो ये गलत है। तो क्या आएगा, तम की जगह पर तस्मयी आएगा, तस्मयी, बालकम की जगह बालकाय आएगा, तस्मयी बालकाय पुस्तकम देहि, ये राइट आंसर होगा, तस्मयी बालकाय पुस्तकम देहि, ये शुद्ध होगा इसका आंसर। अगला देखिए अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम, अभ्यास का जो सिद्धांत इसका दूसरा नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशील सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दृश्य साधन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कई ऑप्शन थे, जिनमें से आकाशवाणी भी ऑप्शन में था। आकाशवाणी श्रव्य साधन है मित्रों, ये दृश्य साधन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आकाशवाणी। अगला था ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो ग्रहणात्मक जिसे ग्रहण किया जाता है, तो हम ग्रहण जो है सुनकर और पढ़कर करते हैं मित्रों, तो सुनकर और पढ़कर ही ग्रहण किया जाता है, लिखकर और बोलकर तो अभिव्यक्ति की जाती है, इसलिए श्रवण और पठन जो है वो ग्रहणात्मक कौशल होंगे। अगला 14 प्रश्न देखिए, भयकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पर भय का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा भय का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये पै वर्ग का ही वर्ण है, तो उपपद्यानाम ओष्ठौ, तो क्या होगा ओष्ठ, ओष्ठ, भकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है, तो मौखिक विधि जो है इसी का दूसरा नाम वार्तालाप विधि है, क्योंकि वार्तालाप जो होती है, बातचीत होती है, वो भी मौखिक ही होती है, तो वार्तालाप विधि इसका राइट आंसर होगा। पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, इसकी आपको संस्कृत बनानी थी, तो पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो पूछेगा में प्रक्ष धातु है, और प्रक्ष धातु 16 धातु में से आती है, जो एकथितम 6 सूत्र के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर पुत्र और प्रश्न दोनों में द्वितीय विभक्ति आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा, पिता का पिता रहेगा, पुत्र से यानी पुत्रम, प्रश्न में भी द्वितीय आएगी प्रश्नम, और प्रक्षयति, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा पिता पुत्रम प्रश्नम प्रक्षयति, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए वैदिक काल में प्रयुक्त विधि, वैदिक काल में पाठशाला विधि प्रयुक्त की जाती थी, ये इसका राइट आंसर होगा। एक शास्त्र संरक्षण के लिए परीक्षा ली जाती थी, शास्त्र संरक्षण के लिए, और वो परीक्षा हुआ करती थी शलाका परीक्षा, जहाँ पर एक पुस्तक में शलाका या किसी चीज़ को रख देते थे, और वहाँ पर शास्त्र संबंधी प्रश्न जो है उसी से प्रश्न किए जाते थे, तो ये शलाका परीक्षा हुआ करती थी। तो शास्त्र संरक्षण के लिए शलाका परीक्षा होती थी। एक प्रश्न आया था संतोष है खालिस्तान सुखम, तो ये खालिस्तान में आपको क्या आएगा, तो वो आएगा परमम, संतोष है परमम सुखम, संतोष ही परम सुख है, तो परम इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुत्र चंद्रम इच्छति का वाच्य परिवर्तन करना है, ध्यान दीजिएगा, पुत्र में प्रथमा है, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसका वाच्य परिवर्तन करोगे, तो वाच्य परिवर्तन जब करोगे तो पुत्र का तृतीय विभक्ति में हो जाएगा पुत्रेण, ठीक है, हम इसको क्रमवाच्य में बदल रहे हैं। चंद्रम यहाँ द्वितीया में है, तो प्रथमा में करेंगे तो चंद्र आ जाएगा, पुत्रेण चंद्र। इच्छति में इस धातु होती है मित्रों, इश, ठीक है, और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो क्रमवाच्य में क्रिया क्रम के अनुसार होती है, और कर्म चंद्र जो है वो एक वचन में है, और एक वचन होता है तो यते लगाते हैं, हमने बताया था, बिल्कुल एक वचन होता है तो यते लगाते हैं, तो इस यते ये बनेगा, ठीक है, हमने बताया था यते येते यंते, इस प्रकार से लगाया जाता है। यदि कर्म एक वचन है तो यते, द्विवचन है तो येते, और बहुवचन है तो यंते लगता है, तो यहाँ इस यते आएगा, तो किस प्रकार से बनेगा, पुत्रेण चंद्र इष्यते, इस प्रकार से इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। त्यागेनेव में संधि पूछी है मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, त्यागेन प्लस एव, त्यागेन प्लस एव, यहाँ ए और ए का ऐ हो गया है, तो ये वृद्धि संधि है मित्रों,
वृद्धि संधि है त्यागेन प्लस एव। अगला देखिए, त्यागो ही अस्या एको महामंत्र है, वाक्य में अव्यय पद पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अव्यय पद, तो इसमें अव्यय पद वो होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें केवल ही शब्द है जो कि अव्यय है, तो अव्यय पद होगा इसमें ही। अगला प्रश्न है सभ्यता में प्रत्यय। तो मित्रों मैंने एक टेबल दी थी आपको प्रत्ययों की और उसी में से प्रश्न आ गया है सभ्यता में प्रत्यय। तो सभ्यता में सभ्य प्लस स्त्रीलिंग में तल प्रत्यय जुड़ता है और तल प्रत्यय का ता बचता है, तो सभ्य प्लस तल प्रत्यय होगा, तो तल इसका राइट आंसर होगा, सभ्यता में तल प्रत्यय है। निज स्वार्थान में विभक्ति, ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैंने आपको शब्द रूपों के जो वीडियो दिए थे उसमें ट्रिक बताई थी, और यहाँ पर देखिए निज स्वार्थान न लगा हुआ है, इसी से आप पकड़ सकते थे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में स्त्रियों का अधिकार है बड़ी होकर के बिंदी लगाना, और पुरुषों से आप कहोगे कि बड़ा होकर के बिंदी लगाओ तो वो कहेंगे ना, और आप जिद करोगे तो वो हाथ में डंडा ले लेंगे। तो बड़ा होकर के नहीं, लास्ट के स्वर को दीर्घ करके आपको ना लगाना है। तो ये जहाँ पर भी है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ निज स्वार्थान जो आया है इसमें लास्ट में ना लगा हुआ है, और स्वार्था में आ स्वर दीर्घ है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। विभक्ति पूछी तो द्वितीय विभक्ति है ओनली, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृति में विशेषण पूछा है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो भारतीय संस्कृति में क्या विशेषता है कि संस्कृति की विशेषता है कि वो भारतीय है, तो विशेषण होगा भारतीय, भारतीय इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस सिद्धांत के अनुकरण से छात्र स्वयं सीखता है, मतलब कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुकरण करने से छात्र स्वयं सीखता है, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्योंकि छात्र जब क्रियाशील रहेगा तो क्रियाशील रह करके स्वयं सीखना शुरू कर देता है, स्वयं सीख जाता है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है संप्रेषण आधारित गतिविधियों को संपादित करने के लिए किस यंत्र की अत्यधिक आवश्यकता होती है। संप्रेषण जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, वो संप्रेषण होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिस यंत्र की होती है वो होता है संगणक। तो संगणक जो होता है वो यानी कि कंप्यूटर सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है संप्रेषण के लिए, तो इसका राइट आंसर संगणक होगा। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रों में अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए माहेश्वर सूत्र अपने पढ़ाए थे और उसमें बताया था कि अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ से लेकर का तक के वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे, आ ई उ री और री, आ ई उ रिल री का, तो यहाँ से आ ई उ रील री, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 5:45 को संस्कृत में लिखिए। तो ये समय ज्ञान भी मैंने आपको सिखाया था, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 45 अगर आए तो ये पौने, इसको बोलते हैं, ये समय है 5:45 बजे, और जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो 5:45 बजे, पौने से हम बोलते हैं पादोन, 6 से सड, और बजे से वादनम, तो होगा पादोन सड वादनम, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 29 प्रश्न मेरे को मिले मित्रों, 30वां प्रश्न नहीं मिला। अगर आपको इसके अलावा भी कोई 30वां प्रश्न याद है सेकंड शिफ्ट का तो आप बताइएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही डाल दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ इन 29 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और जिन्होंने भी मेरे वीडियोज़ देखे थे निश्चित तौर पर उनके अधिकाधिक प्रश्न सही हुए होंगे, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीदें हैं। तो मित्रों पेपर बहुत ईजी था, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। तो आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके जाइएगा, और जिस भी साथी को संस्कृत में कोई समस्या है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि संस्कृत में आपकी बेस को तैयार करने का काम यहाँ पर होगा, और बहुत शानदार वीडियोज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ट्रिक के साथ। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।